Hello students, this is your fifth lecture of this chapter and today we will study about torque. Torque is also known as moment of force. अब इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है वो हम समझेंगे अभी। सबसे पहले समझते हैं कि टॉर्क होता क्या है। टॉर्क का जो हिंदी मतलब है, अगर मैं इसके हिंदी मतलब की बात करूं तो टॉर्क का मतलब होता है बल आघूर्णन। अभी तक इंग्लिश मतलब समझ नहीं आया था, ये हिंदी मतलब तो और ज्यादा खतरनाक है। इसको ब्रेक करते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, बलाघूर्णन को अगर मैंने ब्रेक किया तो ये हो गया बल प्लस घूर्णन। क्या क्लियर हो गई बात? अब बल का मतलब होता है क्या? फोर्स। और घूर्णन का मतलब होता है रोटेशन। आप सुनते हैं ना कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूर्णन करती है। तो बड़ा अजीब सा हो गया, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। रोटेट करने को हम घूर्णन बोलते हैं। मतलब कि वो फोर्स जो रोटेशन कर रहा है उसको हम टॉर्क कहते हैं। समझ में आ गई बात? टॉर्क इज द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। मतलब ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि किसी भी चीज को रोटेट करवाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो ये सब मिटा के मैं एक लाइन यहां लिख दूंगा, दैट इज टॉर्क इज, या मैं यहीं लिख दूं, यहीं लिख देता हूं, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। चलो समझ में आ गया कि टॉर्क रोटेशन में रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे समझते हैं कि एक्चुअली टॉर्क रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे है और टॉर्क एक्चुअली क्या काम करता है वो समझिए आप। देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, ठीक है। इस पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मैंने फोर्स ऐसे लगाई तो ये बॉडी आगे की तरफ डिस्प्लेस होनी शुरू हो जाएगी। मतलब इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस बॉडी देन इट विल स्टार्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग जाएगी। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। तो हमेशा जब भी आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो वो जो फोर्स है उसमें ट्रांसलेटरी मोशन होने लग जाते हैं। वो जो बॉडी है उसमें ट्रांसलेटरी मोशन होने लग जाते हैं। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन क्या होते हैं? जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसी बॉडी पे मैं अगर एक की बजाय दो फोर्सेस लगाने लग जाऊं, मतलब एक फोर्स, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इसको अगर मैं सेंटर से पुश करूं तो ये आगे जाएगी, लेकिन मैं सेंटर की बजाय इस बॉडी को, सेंटर की बजाय मैं इसको यहां से एक फोर्स लगाऊं और यहां से एक फोर्स लगाऊं। समझ में? जो ब्लैक वाला पार्ट है मैं उस पे आपकी तरफ फोर्स लगाऊं और ये जो व्हाइट वाला एंड है उस पे आपकी तरफ से अपनी तरफ पे फोर्स लगाऊं। सेंटर पे फोर्स नहीं लग रही, साइड्स में लग रही है। तो जब दोनों तरफ फोर्स लगेगी और इक्वल फोर्स होगी तो ये बॉडी रोटेट करने लग जाएगी। क्या समझ में आ गई आपको? एक क्लियर हो गई? जब भी सिंगल फोर्स किसी बॉडी पे लगती है तो वो बॉडी मूव करने लग जाती है, वो ट्रांसलेटरी मोशन शो करने लग जाती है, वो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग जाती है। लेकिन किसी बॉडी पे अगर एक की बजाय दो फोर्सेस और दोनों फोर्सेस स्पेसिफिक एंगल पे लगने लग जाएं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो उस कंडीशन में वो बॉडी आगे मूव नहीं करती बल्कि अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करने लग जाती है। दिस इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द कपल ऑफ फोर्सेस। कपल का मतलब होता है जोड़ा। सुनते हैं ना कपल गोल्स? कपल का मतलब है जोड़ा। तो जब भी जोड़े में फोर्सेस लगती हैं, टू फोर्सेस लगती हैं और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं, तो वो बॉडी वहां पे रोटेट करने लग जाती है। क्या क्लियर हो गई बात? तो टॉर्क की डेफिनेशन मोटे मोटे तौर पे क्या हो गई? टॉर्क इज द कपल ऑफ फोर्सेस एक्टिंग परपेंडिकुलर। इस वर्ड का भी मतलब समझिए। ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है,
नहीं, सीधा ही बना देता हूँ, ज़्यादा सही लगेगा। अब इस पे एक फोर्स आपने ऐसे लगाई, इस डायरेक्शन में एक फोर्स, मतलब मैं इसको यहाँ से धकेलूँ और इसको मैं यहाँ से धकेल रहा हूँ। तो ये दोनों फोर्सेस जो ऐसे लग रही हैं वो कैसे लग रही हैं, वो इस जो ऑब्जेक्ट है उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रही हैं, परपेंडिकुलर या मैं कहूँ डिस्टेंस पे फोर्स लग रही हैं। इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उस एंगल पे ये फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, तो टॉर्क मोटे मोटे तौर पे क्या है, इट इज द कपल ऑफ फोर्सेस, टॉर्क इज द कपल ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है, एंड दिस इफेक्ट ऑफ रोटेशन इज नोन एज टॉर्क। और मैंने मोमेंट के बारे में आपको पढ़ाया था, जब मोमेंट ऑफ मास पढ़ाया था, कि मास की वजह से जब रोटेशन होने लग जाता है उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास, लेकिन यहाँ पे फोर्स की वजह से रोटेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले हम टॉर्क की डेफिनेशन लिखते हैं, ये हो गया टॉर्क। टॉर्क को डिनोट करने का सिंबल भी बड़ा फेमस है। वो फेमस क्या है, टॉर्क बनाया कैसे जाता है, सिंबल इसका कुछ ऐसा है, उल्टा जे बना दीजिए तो ये टॉर्क बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, टाओ या ताऊ इसको बोलते हैं टाओ। टाओ बोल सकते हैं, ताऊ बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। आप तो ताऊ ही बोलेंगे, मुझे पता है। चलिए अब आगे, टॉर्क। तो टॉर्क क्या है, इट इज टॉर्क is the couple of forces acting on a body at perpendicular distance. Full stop. This effect of rotation is called torque. चलिए, अच्छा चलिए समझ में आ गई बात। अब सवाल ये है कि टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है, वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि अगर आपने टॉर्क किससे मिलके बना है, फोर्स की वजह से, और फोर्स अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स वाई टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपने टॉर्क की डेफिनेशन देख ली, टॉर्क का डिस्क्रिप्शन देख लिया, टॉर्क की कैसी क्वांटिटी है वो समझ में आ गई। अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा टॉर्क का। देखिए, ये तो एक चीज हो गई। अब रोटेशन किन किन चीजों में होता है, रोटेशन कैसे, आप कहेंगे कि दो फोर्सेस, एक और एग्जांपल है मेरे पास कि ये मार्कर है, इस पे मैंने ये फोर्स लगाई और ये रोटेट होने लगा। इस मार्कर पे मैंने फोर्स लगाई और ये रोटेट होने लगा। आप कहेंगे सर ये तो मैंने पकड़ लिया, यहां तो दो फोर्सेस लगी नहीं रही, सिंगल फोर्स लग रही है, फिर ये रोटेट कैसे हो रहा है ध्यान से देखो, मैंने फोर्स सेंटर पे नहीं लगाई, मैंने किसी एंगल पे लगाई है। दूसरी चीज, जब मैंने इस पे फोर्स लगाई तो क्या आप इमेजिन करो, क्या इस पे सिंगल फोर्स लग रही थी दुनिया में? नहीं, दूसरी फोर्स इस पे फ्रिक्शन की वजह से लग रही है। मैं इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो इस फ्रिक्शन इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इसलिए ये बॉडी जो है वो रोटेट करने लगी। चाहे जो भी चीजें हों उन पर हमेशा दो फोर्सेस लगती हैं। फॉर एग्जांपल ये डोर है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप इमेजिन कर लीजिए कोई भी डोर, उसको आप बंद कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं, आप कहेंगे सर सिंगल फोर्स लगाइए तब भी रोटेट हो गया, आप कह रहे थे दो फोर्सेस पे होता है। अरे उसके जो हिंजेस हैं, उसके जो हिंजेस पे जिस पे वो टिका हुआ है, जब आप उस पर इस तरफ फोर्स लगा रहे हो तो हिंजेस इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। क्या समझ में आ गई बात? एक और, बाइक का या साइकिल का हैंडल, साइकिल का जो हैंडल होता है उसको अगर हमें रोटेट करना है तो उस पर दो फोर्सेस की जरूरत होती है। आप कहोगे सर मैं एक हाथ से भी तो मोड़ देता हूं लेकिन एक बात बता दो मुझे,
क्या नीचे अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक हाथ से मुड़ सकती थी, या दोनों भी हाथ से मुड़ सकती थी? क्या वो सीधा जाता ना टायर? समझना एक चीज, एक हैंडल लो और उसको एक रस्सी से बांध के हवा में लटका दो, मतलब नीचे उसका कोई कांटेक्ट नहीं है। अब उसको एक हाथ से मोड़ के देखो, नहीं मोड़ पाओगे आप, वो आगे की तरफ जाने लग जाएगा। उस पर आप फोर्स लगाओ तो सही, वो आगे जाएगा बजाय मुड़ने के। तो ये जो मुड़ा है वो किस वजह से मुड़ा है कि आपने फोर्स इधर लगाई और नीचे जो टायर है उसने फ्रिक्शन की वजह से फोर्स इधर लगाई, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस मिली और वो रोटेट हो गया। इसी तरह से नट को जब आप खोलते हैं या बोल्ट को खोलते हैं तो आप उसी बोल्ट को हाथ से खोलिए और उसी को रिंच से खोलिए, ठीक है? किसमें ज़्यादा आसानी से खुल जाता है? रिंच से, क्योंकि आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया है। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है वो फोर्स बढ़ जाती है। समझिए कैसे, ये फॉर एग्जांपल एक नट, ये एक रिंच है, ठीक है, ये एक रिंच है और यहाँ पे एक नट है। इस नट से, रिंच से आप नट को खोल रहे हो, आपने इतने डिस्टेंस पे फोर्स लगाई इतने डिस्टेंस पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे फोर्स लगाई, आपने इधर लगाई, नट ने इधर लगाई, दो फोर्सेस हो गई, ये खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये डिस्टेंस ये हो गया। अब अगर मैं इस डिस्टेंस को कम करके यहां ले जाऊं, मतलब इतने डिस्टेंस पे मैं फोर्स लगाऊं, तब भी क्या मुझे इफेक्ट ऑफ रोटेशन उतना ही मिलेगा? नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा मैं डिस्टेंस रखूंगा उतना ज़्यादा इफेक्ट ऑफ रोटेशन होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे ट्रक और बसेस, उनके जो व्हील होते हैं, उनके जो व्हील के जो बोल्ट होते हैं, जब कभी व्हील टायर पंचर हो जाता है तो बोल्ट खोलने के लिए बहुत बड़े बड़े रिंचेस होती हैं उनकी। वो क्यों हैं? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट ऑफ रोटेशन क्रिएट कर सकें। वो जो बोल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली वहाँ पे कसे हुए होते हैं, उनको खोलने के लिए बहुत बड़े रिंचेस चाहिए। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इफेक्ट ऑफ रोटेशन उतना क्रिएट होगा। तो इसका मतलब है टॉर्क किस पे डिपेंड करने वाला है? टॉर्क एक तो फोर्स पे डिपेंड करने वाला है, दूसरा डिस्टेंस पे भी डिपेंड करने वाला है, तीसरा एक और चीज़ पे डिपेंड करने वाला है। मैंने इस पे अगर फोर्स लगाई, फोर्स ऐसे लगाने के बजाय मैंने फोर्स इस पे ऐसे लगाई, ठीक है, ये इसका क्या, ये जो है ये डायरेक्शन हो गया आर वेक्टर, ठीक है। ये आर वेक्टर क्या है? डिस्टेंस वेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेक्टर है। अब आर ये हो गया, एफ ये हो गया। अब आपको देखिए एफ को आपने रिजोल्व किया तो ये दो डायरेक्शन में एफ रिजोल्व हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। ये थीटा एंगल है तो ये एफ साइन थीटा, और जिसके साथ थीटा उसके साथ एफ कॉस थीटा। क्या समझ में आ गई बात? अब एफ कॉस थीटा इसको यहां लेके जा रहा है, आपको ये कहां रोटेट करना है? इधर। तो कौन सा टर्म इसको लेके जा रहा है, कौन सी फोर्स इसको आगे लेके जा रही है? दैट इज एफ साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया? किस किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे डिपेंड कर रहा है और एफ साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? दैट इज आर एफ साइन थीटा। और जब भी आप, अब देखिए टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो साइन थीटा किस में लगाया जाता है? दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट, तो आर क्रॉस एफ यहां पे आ गया, ठीक है। यहां से अगर मैं, मतलब ये इसका फॉर्मूला होता है, आर क्रॉस एफ ही लिखा जाता है, एफ क्रॉस आर नहीं लिखा जाता। न्यूमेरिकल आएगा, एफ क्रॉस आर से सॉल्व कर दिया, गलत हो जाएगा, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। देखिए अब आपने क्या किया, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि फोर्स एंगल पे ना लग के सीधी सीधी लग रही है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे साइन थीटा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ एफ होगा। तो क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इज इक्वल टू 1, और साइन 90 इज इक्वल टू 1 हो गया, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे एफ रह गया। साइन 90 1 हो गया, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया? मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, दैट इज आर एफ। और इसको बोला कैसे जाएगा? दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर हो गया? टॉर्क का फॉर्मूला क्लियर हो गया। चलिए अब यूनिट क्या है टॉर्क की? यूनिट बताइए। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया? आर इंटू एफ। आर क्या है? डिस्टेंस, एफ क्या है? फोर्स। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स होता है न्यूटन,
फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस हो गया मीटर, न्यूटन मीटर। डायमेंशन, टॉर्क की डायमेंशन न्यूटन की mL/t-2 और मीटर की L, तो mL/2t-2। अरे ये तो किसी और चीज की डायमेंशन भी होती है, किसी और चीज की भी तो होती है डायमेंशन। अरे भाई वर्क डन की डायमेंशन यही होती है, जो डायमेंशन वर्क डन की है वही डायमेंशन टॉर्क की भी है रोटेशनल मोशन में। जो डायमेंशन वर्क डन की ट्रांसलेटरी मोशन में है या रेक्टिलिनियर मोशन में है वही टॉर्क की है। क्या समझ में आ गई बात? क्लियर होते जा रही है ना सारी चीजें? चलो भाई सारी चीजें क्लियर हो गई। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब सवाल यह है कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा और डायरेक्शन आप फाइंड कैसे करेंगे। तो आपको अगर याद हो वेक्टर क्वांटिटीज में जब आपको वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया था तो वहां पे डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक रूल पढ़ाया था, दैट रूल वाज राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल से हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करना है तो देखिए क्या होगा, आप आर क्रॉस एफ कर रहे हैं ना, तो आपने आर के डायरेक्शन में रखा, एफ की तरफ रोटेट किया, जो आपका थंब होगा दैट इज वो डायरेक्शन शो करेगा किसका, टॉर्क का। तो टॉर्क कहाँ लग रहा है, बाहर, आउटवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है। टॉर्क कहाँ आ गया, टॉर्क आउटवर्ड। क्या समझ में आ गई बात है? चलिए, तो यहां टॉर्क का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल करते हैं एक छोटा सा, कि आपको न्यूमेरिकल कैसे करना है, बस वो आपको याद दिला रहा हूं। मैंने क्या बोला, याद दिला रहा हूं। मतलब न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं होगा, आपने जैसे वेक्टर प्रोडक्ट के क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही न्यूमेरिकल भी होगा। कैसे होगा बस वो देख लीजिए। मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं यहां से। क्वेश्चन है, ए फोर्स ऑफ 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप इज एक्टिंग at a position of I cap minus j cap plus k cap, find टॉर्क फाइंड करना है आपको। तो सॉल्यूशन फटाफट स्टार्ट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, आर क्रॉस एफ, तो आपने यहाँ पे मैट्रिक्स बना दी। वेक्टर प्रोडक्ट याद आ गया सॉल्व करना, नहीं आया तो वेक्टर प्रोडक्ट जाके देखिए। चलिए, तो आपने क्या लिख दिया, मैट्रिक्स बनाई यहाँ पे, आई जे के, सबसे पहले क्या है आर, इसका मतलब आर की वैल्यूज लिखिए। आई 1 हो गया, जे -1 और के 1। आपको बस इसकी वैल्यूज लिखनी होती हैं कि वैल्यूज क्या हैं। उसके बाद आपने एफ की वैल्यू लिखी, एफ की वैल्यू क्या आ गई, 3 - 2 + 1। चलो, आपने आई की वैल्यू निकाली। जब आई की निकालनी है तो आपने आई छुपा लिया, जे को आपने मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो ये -1 और ये एक माइनस एक्स्ट्रा लगता है, तो ये -1 × 2 -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 × माइनस, तो ये हो जाएगा +2। क्या समझ में आ गई बात? माइनस का जे, अगला जे की वैल्यू लेनी है, जे छुपा लिया आपने, 1 × 1 1, 3 × 1 और माइनस साइन लगाना है आपको, माइनस का 3। चलिए, प्लस का के, जे के आगे हमेशा माइनस लगता है, के आपने छुपा लिया इसको, -2 और के जे के आगे माइनस क्यों लगता है वो भी बताया था आपको, और ये माइनस का 3 और एक माइनस और लगेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3। तो टॉर्क इज इक्वल टू -1 प्लस का 2, तो ये आई बचा सिर्फ यहाँ पे, +1 - 3, तो यहाँ -2 और ये माइनस का जे है तो प्लस का 2j, -2 प्लस का 3 × k, तो प्लस का क्या आ गया, k क्या। दिस इज द टॉर्क। क्या क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से टॉर्क निकाली जाती है। चलिए, इस पे और भी बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप कीजिएगा। मिलते हैं बाद में। थैंक यू सो मच।